हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल एफटी की स्टडी पर। आज मैं आपको क्लास 12वीं का इतिहास का 2024 और 25 का जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर करा रहा था उसका सेक्शन सी कराने जा रहा हूँ। सेक्शन ए और बी मैं अपनी लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए अब हम सेक्शन सी में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था। इस कथन का आपको औचित्य सिद्ध करना है और ये आपका 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। जितने भी आज मैं कराऊंगा आपको 1 मार्क के क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसका आंसर में आप क्या लिखेंगे? क्रिस मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन क्या कर दिया था? शुरू करने का फैसला किया। और वो तीसरा बड़ा आंदोलन क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। वास्तव में एक जन आंदोलन था ये, जिसके दायरे में लाखों आम भारतीय भी क्या हुए थे? इस आंदोलन में शामिल हुए थे। इसी वजह से इसे एक जन आंदोलन भी बोला जाता है। इसने विशेष रूप से युवाओं को उत्साहित किया, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में अपने कॉलेज छोड़कर जेल जाने का फैसला लिया। वो सब युवा क्या हुए? इस आंदोलन में शामिल हुए। क्रिस मिशन की विफलता के कारण अगस्त 1942 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खात्मे के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 42 में शुरू कर दिया। और भारत सरकार अधिनियम 1945 से असंतोष था। गांधी जी और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जन आंदोलन को भारत के युवाओं के भरोसे छोड़ दिया गया था और युवा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल और तोड़फोड़ की घटनाओं का आयोजन किया। सैकड़ों भारतीयों को आंदोलन में शामिल किया गया। जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध में बहुत सक्रिय थे, वो भी इसमें शामिल हुए इस आंदोलन में। स्वतंत्र सरकार, सतारा, मेदिनीपुर आदि कई जिलों में इसकी घोषणाएं की गई और अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए बल का भी प्रयोग किया, लेकिन वो इस बार सफल नहीं हो पाए, असफल रहे। हजारों आम नागरिक आंदोलन में शामिल हुए। युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस आंदोलन में खासियत है कि इसमें जो युवा थे उन्होंने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया था। मुस्लिम लीग अपना आधार बढ़ाने पर काम कर रही थी और 1944 में गांधी जी को फिर क्या मिल गई थी? जेल से रिहाई दे दी गई थी। तब इसके आंसर में हम ये सिंपल पॉइंट में आप इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की चॉइस में दिया हुआ ये कि उन विभिन्न प्रकार के स्रोतों के बारे में बताने परीक्षण कीजिए जिनसे गांधी जी के राजनीतिक सफ़र कि उनका राजनीतिक सफ़र कैसा था, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सके। उन स्रोतों के बारे में बताना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, राष्ट्रवाद के इतिहास में एक व्यक्ति को अक्सर राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ा जाता है। महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता भी माना जाता है। इस लिहाज से गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सबसे प्रभावशाली और पूजनीय माने जाते थे। और महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन उस समाज द्वारा आकार और सीमाबद्ध था जिसमें वो रहते थे। ऐसे कई स्रोत हैं जिनसे हम गांधी जी के राजनीतिक जीवन और राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी भूमिका के बारे में जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ स्रोत की क्या दे दी है, हेडिंग दे रखी है। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसी हेडिंग को लिख के सिंपल इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग क्या है? सार्वजनिक आवाज़ और निजी स्क्रिप्ट के द्वारा हमें क्या है, गांधी जी के राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पता चला था, राजनीतिक जीवन के बारे में पता चला था इस स्रोत से। दूसरा स्रोत है गांधी जी और उनके समकालीन भाषण के द्वारा कि उनकी राजनीति पर किस तरीके की भूमिका थी, इन भाषणों से पता चलता है। देश के बारे में राजनीति और निजी विचारों पर व्यक्तिगत निजी क्षेत्र
सरकार आदि द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं, कुछ पत्रिका हैं जिनसे गांधी जी के राजनीतिक कार्यकाल के बारे में पता चलता है कि उनकी राजनीतिक भूमिका किस तरीके से थी। उनकी कुछ आत्मकथाएं लिखी हुई है, उनसे भी गांधी जी के बारे में विवरण मिलता है। पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के द्वारा जो लिखे गए रिकॉर्ड्स थे, अगर आप रिकॉर्ड्स देखेंगे पुलिस स्टेशन पे, उन रिकॉर्ड से भी गांधी जी के राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। राजनीतिक आंदोलन के जन आंदोलन में रूपांतरण पर समाचार पत्र में छपा था, उससे पता चलता है। गृह मंत्रालय विभाग द्वारा तैयार किए गए अभिलेख के द्वारा, राष्ट्रीय स्थानीय लोगों और आम लोगों से प्राप्त जानकारी के द्वारा, गांधी जी की तस्वीरों से भी पता चलता है कि उन्हें किस तरह लोग देखते थे। विभिन्न प्रांतों की पाक्षिक रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट से भी राजनीति जीवन के बारे में गांधी जी के पता चलता है। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनको आप लिख सकते हैं और इसको आप सिंपली आगे जाके ऐसे हेडिंग डाल के इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29 प्राचीन भारत में राजसत्ता केवल क्षत्रिय के ही पास नहीं थी, बल्कि गैर क्षत्रिय के पास भी होती थी। जो राजसत्ता थी, ऐसा नहीं था कि केवल क्षत्रिय के पास थी, गैर क्षत्रिय के पास भी थी। इसके बारे में आपको उदाहरण सहित इसको समझाना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पहले क्षत्रिय शासक, शास्त्र और क्षत्रिय। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार राजा का पद आमतौर पर क्षत्रिय वर्ण के लिए आरक्षित था, कि जो राजा है वो कौन बनेगा, सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के ही व्यक्ति बनेंगे, जिसे महाप्रनंद, अजातशत्रु आदि जैसे प्रमुख राजवंशों के शासकों के नाम है। क्षत्रिय के बारे में ब्राह्मणी दृष्टिकोण क्या था? ब्राह्मणवादी ग्रंथों के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए, जो वर्ण व्यवस्था के महत्व को दर्शाता है। क्षत्रिय शासक पांडव, कौरव, प्रतिहार, गुप्त, पाल, राष्ट्रकूट जैसे प्रमुख राजवंश सभी क्षत्रिय वर्ण से होने का दावा करते थे। शास्त्रों का पालन उन्हें मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों जैसे ग्रंथों का भी पालन करना पड़ता था, जो भी उनके शास्त्र में लिखा हुआ था, और वे उस समय के महत्वपूर्ण कानूनी सामाजिक ग्रंथ हुआ करते थे। अब गैर क्षत्रिय शासक कौन थे? विभिन्न मूल कई महत्वपूर्ण शासक वंशों की उत्पत्ति अलग अलग भी थी, कुछ गैर क्षत्रिय भी थे। मौर्य की सामाजिक पृष्ठभूमि। मौर्य की सामाजिक पृष्ठभूमि पर बहस होती रही है, लेकिन कई ब्राह्मण ग्रंथों में उन्हें निम्न मूल का बताया गया, उनको निम्न जाति का बताया गया, वर्ण का। नेक्स्ट है शुंगर कर्ण। शुंगर कर्ण जो मौर्य के तत्काल उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे ये भी, और इसलिए गैर क्षत्रिय ये भी शासक बने थे, इनको भी देखा गया था। शक एक मध्य एशिया से आए थे, उन्हें मलेच भी बोलते थे, जिन्हें विदेशी माना जाता था, और इसलिए उन्हें क्षत्रिय नहीं माना जाता था, तो ये भी शासक रह चुके थे। सतवाहन शासक अक्सर ब्राह्मण होने का दावा करते थे, जो क्षत्रिय वर्ग से बिल्कुल ही अलग हैं। वर्ण व्यवस्था की कठिनाई क्या थी कि शासकों को जातीय व्यवस्था के ढांचे में फिट करना अक्सर मुश्किल होता था, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि के कई शासक थे। सत्ता और संसाधन। जो शासक सत्ता, संसाधन और समर्थन जुटा पाते थे, जो राजा संसाधन, सत्ता या समर्थन जुटा पाते थे लोगों के, वे राजा बन पाते थे, चाहे उनका वर्ण कोई भी हो, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों। इससे पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी की चॉइस में दिया हुआ है। प्राचीन भारत उपमहाद्वीप में 4 वर्णों के ब्राह्मणवादी विचार के प्रभाव से परे भी कुछ समुदाय थे। इस कथन को उदाहरण सहित आपको बताना है कि इनके अलावा भी कुछ और समुदाय थे, उनके बारे में आपको बताना है। तो आइए, सबसे पहले ब्राह्मणवादी प्रभाव से बाहर की आबादी। ऐसी आबादी थी जिनकी सामाजिक प्रथाएं 4 वर्णों की ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं थी। बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो इस व्यवस्था का पालन ही नहीं करते थे। कुछ ऐसे भी थे जो इस ब्राह्मण व्यवस्था का पालन नहीं करते थे और ब्राह्मणों की सामाजिक पहुंच से बाहर थे, जैसे विषम और असभ्य के रूप में वर्णित। इन समुदायों को अक्सर ब्राह्मणवादी ग्रंथों में विषम और असभ्य के रूप में वर्णित किया गया है।
वनवासी, उनमें से कई वनवासी थे और वे शिकारी संग्राहक थे। पाठ ऐसे समूह को कृषि आधार के बिना समुदाय के रूप में वर्णित करता है और जो नियमित आचार संहिता का पालन बिल्कुल भी ये नहीं करते थे। इसके बाद निषाद जैसी श्रेणियां भी थी कुछ। निषाद जैसी श्रेणियां जिनमें से एकलव्य था, महाभारत में आपने पढ़ा होगा, का अक्सर भ्रमणवादी ग्रंथों में उल्लेख किया गया है एकलव्य के बारे में। और ऐसे समूह को अक्सर 4 वर्णों से बाहर रखा जाता था और उन्हें एक सीमांत समूह माना जाता था। नेक्स्ट, राक्षस। राक्षस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए भी किया जाता था जिनकी प्रथाएं ब्राह्मण ग्रंथों में बताई गई प्रथाओं से बिल्कुल ही अलग होती थी, उनको राक्षस बोला जाता था। जो उपमहाद्वीप में सामाजिक और समूह की विविधता का उजागर करता था। खानाबदोश पशुपालकों को ब्राह्मणवादी कृषि व्यवस्था में समायोजित नहीं किया जा सकता, जो दर्शाता है कि व्यवस्था मानव समूह की विविधता को कैसे समाहित नहीं कर सकती थी। मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल अक्सर गैर संस्कृत भाषी समूह के लिए किया जाता था और उन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था के दायरे से बिल्कुल ही नीचे माना जाता था। मलेच्छ को अछूत जैसी सामाजिक श्रेणियां भी विकसित की गई। चीनी यात्री थे एक फा जियान ने अपने यात्रा विवरण में अछूतों के बारे में लिखा, जो समाज में उनकी स्थिति पर प्रकाश डालता है। चंडाल को सामाजिक पदानुक्रम में सबसे नीचे रखा गया, लेवल पे सबसे नीचे रखा गया था। किनको? चंडालों को। ब्राह्मण के द्वारा बनाई गई ये श्रेणी भी 4 वर्णों के दायरे से बिल्कुल ही बाहर थी। मातंग एक और सामाजिक समूह था जो वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल ही अलग था, जो विभिन्न पहचानों और सामाजिक समूहों का उजागर करता था। ठीक है, तो अब ये कुछ समूह थे जिनको अलग रखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, जिसमें आपसे दिया हुआ है कि अमल नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार हमें एग्जाम में देखने को मिला है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा गया था, मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है। देखिए, अमरनाथ प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी, न्याय संगत पुष्टि कीजिए। इसको इस तरीके से पूछा गया, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तब इसका आंसर देखते हैं। अमरनाथ प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। इसमें कई तब दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान ही थे। यह मनाक एक प्रकार के सैनिक कमांडर होते थे। प्रशासन के द्वारा इन्हें राज्य का क्षेत्र विशेष दे दिया गया जाता था, एक विशेष क्षेत्र दे दिया जाता था, जहां ये उस क्षेत्र की प्रजा से भूमि के उपज पर वाणिज्यिक कर और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर कर वसूलने तथा वहां की प्रशासनिक व्यवस्था चलाने का कार्य करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग अपने व्यक्तिगत उपयोग तथा सैनिक व्यवस्था के रखरखाव में भी करते थे और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए अपने पास कुछ हिस्सा राजस्व का रख लिया करते थे। बाकी केंद्रीय संस्था तक पहुंचाया जाता था। ये विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। उनकी सहायता से राव ने पूरे दक्षिण प्रायद्वीप पर शताब्दियों पर शासन किया था। किसान वर्ग और स्थानीय क्षेत्र की प्रजा भी इनका सहयोग करती थी। कुछ नायक केंद्रीय सत्ता के समक्ष हमेशा समर्पित रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे उनके लिए सत्ता के प्रति। कुछ अक्सर विद्रोह कर दिया करते थे, जिन्हें सैनिक कार्रवाई के द्वारा ही दबाया जाता था। विजयनगर के अमल नायकों ने साम्राज्य को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्व पर इनका नियंत्रण होने के कारण ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र तो थे और अपने क्षेत्र की आय का कुछ हिस्सा ये सिंचाई के साधन विकसित करने तथा मंदिरों के रखरखाव में भी खर्च करते थे, ताकि उनकी प्रजा खुशहाल रहे और उनके प्रति कैसे रहे, समर्पित रहे उनकी प्रजा। अमल नायकों की निष्ठा केंद्रीय सत्ता के प्रति थी। वे ये नियम तथा दायित्व दोनों ही थे। अमल नायक वर्ष में एक बार राज दरबार में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे। वे राजा को भेंट तथा उपहार भेजकर अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते थे।
राज्य भी अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए कभी कभी उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अमल नायकों को भेज दिया करते थे। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी से बहुत प्रभावित था। क्यों था, इसका कारण स्पष्ट करना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसी क्वेश्चन को देखो इस तरीके से पूछा गया है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी के दौरान एक फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर की किलेबंदी से क्यों अत्यधिक प्रभावित था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आया है। तो आइए अब इसका आंसर पढ़ते हैं। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर की किलेबंदी से बहुत प्रभावित था क्योंकि उसने विजयनगर को दुर्गों की 7 पंक्तियों से घिरे देखा। दुर्गों से न केवल शहर अपितु कृषि में प्रयोग आसपास के क्षेत्र जंगल को भी घेरा गया था। इसमें सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ देती है और वे विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी शुंडाकार भी थी। गारैया जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फनकार थे जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। जो टुकड़े थे वो किस में बना रखे, फनकार में, जिससे वो आराम से टुकड़े फंसे रहते थे, टिके रहते थे। अगर आपने देखे हो फनकार वाले पत्थर। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी के मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज शहर की ओर निकले हुए थे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा लगाया हुआ था। जो खेत थे उन पे भी क्या की गई थी, किलेबंदी कर रखी थी। पहली, दूसरी और तीसरी दीवार के बीच जुटे हुए खेत, बगीचे तथा आवास थे। इससे पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत भी आते हैं जहाँ वे क्या करते थे, धान को उगाते थे। कई उद्यान थे और बहुत जल जो 2 झीलों में लाया जाता था। इस कथन की आज की पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले। ये क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। अक्सर मध्यकालीन घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था और ये घेराबंदी कई महीनों यहाँ तक कि वर्षों तक चलती थी। आमतौर पर शासक ऐसे परिस्थिति से निपटने के लिए किलेबंदी क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे और विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया था। दूसरी किलेबंदी नगरी केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी जो थी शासकीय केंद्र को घेरा हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रति समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार भी थे वहाँ पे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को ये नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तरीके से बना रखा था। द्वार के ऊपर जो बनता है इस तरीके से तुर्की सुल्तानों द्वारा परिवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते थे। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक हिंदू कहते थे क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ शुरू हुआ। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर क्या लगे हुए थे, बोलते थे बाजार थे। ठीक है, तो ये थे मेरे सेक्शन सी, जिसमें मैंने आज आपको पूरी करा दिया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।